नमस्कार दोस्तों, मैं सी आशीष गुप्ता और आज हम एज ए पार्ट ऑफ तक्षला लर्निंग जो आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा देते हैं, तो आज हम लोगों ने आपका जो सीए सीपीटी का एग्जाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जो आपको सबसे पहले मतलब जो मेहनत करनी होती है, शुरुआत जो होती है हमारी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आप लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का कंसेप्ट ले रहा हूं, अकाउंट्स का। तो बेसिकली आज की जो क्लास है दैट इज एन इंट्रो फॉर, हम आपको सीपीटी के बारे में बताने वाले हैं और थोड़ा एमसीक्यू पॉइंट समझाने वाले हैं। ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि आप लोगों का जो सीपीटी का पेपर है वो एमसीक्यू पेपर है, 4 ऑप्शंस करने वाला है। एक तरीके से कौन बनेगा करोड़पति है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के एंगल से हमने ये लेक्चर आप लोगों के लिए हम आपको दे रहे हैं, हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखा जाए तो आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ना सिर्फ सीपीटी में, आगे भी सीपीटी में इसकी शुरुआत होगी, अकाउंट्स की बेसिक्स पढ़े जाएंगे। मतलब देखा जाए तो कंसेप्ट तो वही 11th-12th वाला रहेगा, लेकिन वही चीजें अब डिटेल में रहेंगी। जिन चीजों में हम डिटेल में शायद नहीं गए थे पहले, उनके बारे में बात होगी। वही बात है ना, 4 ऑप्शन दे दिए सामने वाले ने, मतलब आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये चीज क्या है। कई बार हमारे पास कुछ ऑप्शंस अगर आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो उसमें से एक फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। सो अकाउंटिंग सीपीटी में हम पढ़ रहे हैं। इसके आने वाली स्टेज में जब आप लोग आईपीसीसी में जाएंगे तो उसमें आपका अकाउंट्स के 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंट से रिलेटेड और भी टॉपिक है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है। ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो इट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स। और अगर हम बात करें अपने अंतिम पड़ाव की, सीए फाइनल की, तो उसमें भी हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम का सब्जेक्ट आ रहा है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है, और कहीं ना कहीं सारी चीजें हमारी अकाउंट से रिलेट करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सीए बनना चाहते हैं, आप अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये आपकी रेस की शुरुआत जो है वो सीपीटी से हो रही है। और शुरुआत कहीं ना कहीं अगर थोड़ा दिक्कत दे जाए, डगमगा जाए, तो रेस में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसमें थोड़ा शक हो जाता है। तो सीपीटी आपकी शुरुआत है। और जैसे कि कहते हैं कि शुरुआत में अगर गड़बड़ी हो जाए तो कहीं ना कहीं इंसान का मोरल डाउन हो जाता है, उसको खुद को अपने ऊपर डाउट हो जाता है कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। तो बेसिकली सीपीटी हम शुरुआत कर रहे हैं, अकाउंट्स की हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सो सीपीटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 60 मार्क्स की कवरेज होने वाली है अकाउंटिंग की। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 60 मार्क्स की अकाउंट्स आएगी, 40 मार्क्स की लॉ है, 50 मार्क्स की इकोनॉमिक्स एंड 50 मार्क्स की मैथ्स है। अकाउंट्स की वेटेज भी ज्यादा है, और जैसे कि मैंने आपको आने वाली अपनी सीए की प्रक्रिया बताई, उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अकाउंट्स एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो 60 मार्क्स की इसकी कवरेज है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आपसे लोगों से कुछ बातें करने वाला हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो एक गेम होता है, एक गेम होता है विद अ रिस्क, एक आर्ट है वो देना। कई बार हमसे बोला जाए जी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखा दो, हम कर देते हैं। कहीं ना कहीं उसके फॉर्मेट, उसके फॉर्मूलेज वगैरह हमें पता है, हमने मगअप कर रखे हैं। लेकिन एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जिसमें पोल खुल सकती है, आता होगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग का पॉइंट है। तो आपको एक्यूरेट भी होना है, और ऑब्वियसली पेपर आपको टाइमली कंप्लीट करना है। तो एक एफर्ट ऐसा है जिसमें एक्यूरेसी और टाइमली का कॉम्बिनेशन आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने टिप्स आप लोगों को देने की कोशिश की है। वैसे तो हमारी एमसीक्यू टिप्स नाम की भी एक वीडियो है जो मैंने आप लोगों के लिए आपके लिए बनाई थी, ताकि आप लोगों को और समझ में आ सके कि हमें ये कैसे एमसीक्यू अप्रोच करना चाहिए। कुछ बेसिक बातें मैंने यहाँ पे बताई है। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो कंसेप्चुअल बेस। ऑब्वियसली आप लोगों का जो बेस ऑफ नॉलेज है, जो कंसेप्ट्स हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए। नहीं तो वही बात है ना, वो चारों ऑप्शन में तुम्हें घुमा देगा। वो ऑप्शन ऐसे देगा कि यार लगेगा यार बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, तो कौन सा ज्यादा सही है, इसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ऑब्वियसली अगेन बात आ गई द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अपनी 11th-12th में, पहले की पढ़ाई में हमने पढ़ाई अच्छी करी, हमारे नंबर अच्छे आए, हमें अच्छा कॉलेज मिल रहा है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो
नहीं पढ़ाई गई, या तो उन्होंने नहीं पढ़ाई या आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया। और देखा जाए तो थ्योरी थ्योरी एक ऐसी चीज है बचपन से जिसे हमने इग्नोर करने की कोशिश करी है। मैम हमें नहीं सुनना पीएनएल क्या होता है, हमें बताओ पीएनएल बनता कैसे है। तो वो जो एक पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा ये है क्या, उसके आंसर्स देने में कहीं ना कहीं अभी भी हम इनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हमने चर्चा करनी है। The third point is, and this is the, I think this is one of the most important point, that is comparative analysis between options। जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उन ऑप्शंस के बीच में आपको कंपेयर करना आना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको लग रहा होता है कि यार आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो द बेस्ट वर्ड विच इज सपोर्टिंग योर आंसर शुड बी चोजन। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक हमारा अकाउंट्स का कंसेप्ट होता है दैट इज कंसिस्टेंसी। आप लोगों को पता होगा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में कंसिस्टेंसी आता है, जो कहता है कि एक पॉलिसी जो आपने चूज कर ली है आप उसको ईयर आफ्टर ईयर चूज करते रहें। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हम वी आर यूजिंग द WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर बिकॉज ऑफ ऑप्शंस में वो दे देते हैं कंपेरेबिलिटी हो जाए, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाए, कंसिस्टेंसी हो जाए, फिर बोलते हैं ऑल ऑफ दी अबव। तो भाई दिमाग में आता है यार कंपेयर, हाँ जी अगर हमारी पॉलिसी सेम रहेंगी तो कंपैरिजन करना आसान रह जाएगा, इंट्रा फर्म कंपैरिजन या फिर इंटर फर्म कंपैरिजन। हमारा अगर मान लीजिए क्या कहते हैं अगर पॉलिसी सेम रहेंगी तो सामने वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, फिर ये दिमाग में आता है कंसेप्ट का नाम तो कंसिस्टेंसी है। अल्टीमेटली दिमाग में आता है सारी जो बातें लग रही है ऑल ऑफ द अबव कर दो। यहाँ पर एक चीज आपकी गलत हो गई, ध्यान दें। कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी दीज आर बेसिकली द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग कंसिस्टेंसी। सो मैं कहूंगा कंसिस्टेंसी इज अ वाइड वर्ड एंड कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी आर द पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो मैंने ऑप्शन के बीच में भी कंपैरिजन किया है और वो कंपेयर करके कहीं ना कहीं मेरे को ये पता लगा कि कंसिस्टेंसी एक ज्यादा बेहतर शब्द है जो मेरे इस क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर आंसर होना चाहिए, ये बात है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसका दूसरा नाम होता है जी कंजर्वेटिज्म। अगर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म दोनों ऑप्शन में दे दिए, दोनों ही एक ही चीज के मतलब है, तो क्या करें, या तो ऑप्शन दे दे बोथ, अगर नहीं दे रहा फिर फंस गए, क्या करें। फिर मैं आपको एक तरीका बता दूं, अब कंपेयर करो, अब वर्ड का बेसिक मीनिंग निकालो, हिंदी मीनिंग निकालो। कंजर्वेटिज्म जो टर्म है वो प्रूडेंस से ज्यादा बेहतर टर्म है जो आपके उस कंसेप्ट के मतलब को समझा रहा है। सो यही मेरा कहने का मतलब है कि ऑप्शंस के बीच में कंपेयर करना भी हमें आना चाहिए कि विच इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर वही दो बातें जो अभी अभी हुई थी, ऑब्वियसली एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे आंसर्स ठीक नहीं होंगे, अगर मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं तो अकड़ बकड़ बंगे को कर दूंगा, जय माता दी कर दूंगा, चार में से एक ही तो चुनना है, लेकिन भैया एक पॉइंट है, एक पेज है, और वो पेज ये है कि आपकी पॉइंट 25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो सलाह ये मैं दूंगा कि आप उसमें तुक्का ना मारे, अपने आप को वेरीफाई कर लें और उसके बाद आंसर। ऑब्वियसली टाइमलीनेस, समय, भाई समय बड़ा बलवान होता है, समय की सीमा को अगर ध्यान नहीं रखोगे तो भैया फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। हमें टाइम से अपना पेपर कंप्लीट भी करना है, ठीक है ना, यहाँ वो हिसाब नहीं चल सकता मैडम प्लीज 2 मिनट और दे दो मुझे, अगर क्वेश्चन बचा है मेरा, ये नहीं होगा। टाइमलीनेस, टाइम से पेपर कंप्लीट होना है। तो ये आपके लिए मैंने कुछ एमसीक्यू टिप्स मैंने ऐसी तैयार करी थी जिन पर आप ध्यान दें अपने पेपर को अप्रोच करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ हमें एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन में जो टिप्स होते हैं, जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान, जो चालाकियां हैं जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में और आ रही है, कई बार क्या होता है कि कुछ मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेटर्स पे, डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना। कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन वाले बैड डेट्स को भी इस प्रोविजन में इंक्लूड कर देते हैं, कई बार नहीं करते। अब ये कंट्रोवर्सी है, भाई पेपर देने गया, पहले मैंने डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन निकाला, अगर मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है
तो फिर आप एकदम से अपनी सोच को चेंज करिए और आप देखिए कि उसमें शायद हो सकता है ब्रैकेट्स इंक्लूड करो और उसके बाद आंसर दे रखा हूं। तो एमसीक्यू में कई बार ये चीजें हमें अप्लाई करनी पड़ती है। चलिए, अब आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने अराउंड 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है, ताकि मैं आपको एक ओवरऑल अकाउंटिंग का जो हमारे सारे चैप्टर्स हैं उसका एक एग्जाम्पल दे सकूं, उसका एक बेस दे सकूं कि किस तरीके से हमें एमसीक्यू को फॉलो करना चाहिए। और ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है हमारा सीपीटी, क्योंकि हमारी भैया सीए की अगर आपको स्टार्टिंग करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आप सीए की उपाधि पा ले, आप सीए बन जाएं, तो आप सीपीटी के बिना तो आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है जी, चलिए, तो ये मैं आपको एग्जांपल्स शुरू करा रहा हूं, इलस्ट्रेशन शुरू करा रहा हूं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश की गई है। इसके हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि आंसर्स हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए। चलिए जी, तैयार है आप लोग? हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। A suspense account facilitates the preparation of dash even when the dash has not tallied. A suspense account facilitates, हिंदी में बोल रहा हूं, suspense account मदद करता है एक चीज को प्रिपेयर करने के लिए भले ही एक चीज टैली ना हुई हो। अब आपको पूरा अकाउंट्स का प्रोसेस यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट की बात करूं तो सस्पेंस अकाउंट, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, जब भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, टैली नहीं होता, तो सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सेकंड ब्लैंक है, इसमें तो मेरे हिसाब से ट्रायल बैलेंस आ जाना चाहिए कि सस्पेंस अकाउंट बनवा देता है क्या, जब ट्रायल बैलेंस ना भी टैली हो तब भी। अब बात करें से पहले में क्या है जी, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपकी अकाउंटिंग की प्रक्रिया में क्या चीजें आती हैं? पी&एल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, और पी&एल बैलेंस शीट बनाना कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। तो जी ऑप्शंस ने वैसे हमें कंफ्यूज किया, लेजर ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जर्नल ट्रायल बैलेंस। लेकिन मैंने जब आपको सीक्वेंस बताया, देखिए ना, सस्पेंस अकाउंट मैंने पहले सोचा, स्टेप बाय सोचा मैंने, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है जी, या ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता तो सस्पेंस अकाउंट आता है। यानी सस्पेंस अकाउंट एक मदद करता है हमारी ट्रायल बैलेंस को मिलाने में, और जब वो मिल जाता है तो हम ट्रायल बैलेंस के आगे क्या बनाते हैं, उसके बाद तो यार ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट आता है, तो वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो गया। इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है दैट इज योर डी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस। सो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी हरी बत्ती जल गई है, तो आपका ये जो आंसर है बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस। मुबारक हो, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है, आप लोग जीतते हैं 5,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। On 1st August 2015, कृष्णा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000 टू रहीम। कृष्णा ने रहीम को 20,000 रुपए का सामान बेचा। इससे पहली बात तो मेरे को ये ध्यान में आ रही है कि रहीम जो है वो हमारा डेटर हो गया, उसने भविष्य में हमको पैसे चुकाने हैं। अब भैया हमें भरोसा नहीं था रहीम पैसे देगा या नहीं देगा, तो हमने उसको एक 3 महीने का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया। ये चीज आपने पढ़ी होगी, तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल है, सामने वाले के लिए वो बिल पेएबल है। रहीम ने वो बिल एक्सेप्ट कर दिया, उसने हाँ जी हामी भर दी कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे दूंगा, और कृष्णा को बिल दे दिया, और कृष्णा ने उस बिल को डिस्काउंट करा दिया। ये सुविधा भी आपको पता है कि हमारे पास एक सुविधा होती है कि यार 3 महीने पैसों का इंतजार कौन करे, बैंक के पास जाओ और बैंक से बिल डिस्काउंट करा लो। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त 2015 का बिल है जिसको 4 सितंबर 2015 पे डिस्काउंट कराया गया, यानी तकरीबन 1 महीना 3 दिन बाद। अब जैसे कि आपको जानकारी है कि 3 दिन तो ग्रेस पीरियड होता है, तो मैं सिर्फ कुल मिलाकर बोलूंगा 1 महीना बाद, और तो बाकी बैलेंस मंथ्स कितने बच गए, यानी 2 महीने के लिए एक तरीके से डिस्काउंटिंग कराई गई। सवाल ने हमसे पूछा है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होने चाहिए, तो जी हमने 20,000 रुपए का बिल डिस्काउंट कराया 15% के हिसाब से, और वो हमने कराया है 2 महीने के लिए। 20,000 का 15% 2 महीने के लिए, मतलब ये आपके 4 जीरोस, तो ये दोनों जीरो से कट गए। 2 इंटू 15 करेंगे तो 30 आएगा, 30 इंटू 2 अगर आप करें, 2 इंटू 15 इंटू, सॉरी यहाँ पे 2/12 मंथ्स होना चाहिए,
सो बेसिकली 20,000 पे बेसिकली 15% का डिस्काउंट है फॉर 2 मंथ्स के लिए। तो अगर हम इसे आप अपने कैलकुलेटर, अपना हथियार हमारा कैलकुलेटर है उसे आप निकाल लीजिए। 20,000 का 15% अगर आप देखेंगे दैट इज 3,000 एंड उसको अगर आप 2 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आपका आ रहा है 500। दैट मीन्स यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस जो है वो हमारे 500 होने चाहिए। देखते हैं जी कि हरी बत्ती जलती है या नहीं। सो बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है 500। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में से ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ आप लोग वैसे 10,000 रुपए जीत गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन इज ₹12,000। बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन का मतलब है ये चैप्टर हमारे फाइनल अकाउंट्स में से लिया गया है, यानी मैनेजरियल कमीशन माइनस करने से पहले मैं 12,000 रुपए कमाता था। And the manager is allowed a commission on 20% of profit after charging such commission amount। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 11th क्लास में हमने किया था। ये बेसिकली मान लीजिए मेरा P&L है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया बिफोर सच कमीशन। इसमें से मैं कमीशन बेसिकली माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से ये वाला जो प्रॉफिट है इसका 20% हमें कमीशन चार्ज करना है, इसका 20% हमें कमीशन चार्ज करना है। मुझे 12,000 बिफोर कमीशन पता है, कमीशन नहीं पता है, तो ऑब्वियसली ये कैसे पता लगेगा। अब बेसिकली पंगा ये है कि परसेंटेज एक ऐसी चीज के बेस पर निकालने के लिए कह रखी है जो बेस हमें गिवन नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमें गिवन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज जिस बेस पर होता है आप इसको अगर 100 माने तो ये आपका हो गया 20, इसको आप 100 माने ये आपका 20 हो गया। इसका मतलब 20 माइनस करके आपको 100 आंसर चाहिए, तो ये आपका इक्विवेलेंट फैक्टर 120 हो जाएगा। बात समझ में आई। जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एमसीक्यू का सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, 100 आपका प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है, 20 आपका कमीशन है, तो बिफोर सच कमीशन आपका प्रॉफिट हो गया 120। अब बात ये आई जी कि 12,000 अगर 120 के बराबर है तो 20 कितना, हमें कमीशन का अमाउंट निकालना है ना। 12,000 को अगर मैंने 120 के बराबर माना है तो 20 कितना, तो 12,000 डिवाइड बाय 120 अगर आप करेंगे तो ये बेसिकली कैंसिल हो गया, अमाउंट अल्टीमेटली आपका बच गया 2,000 रुपीज। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इट शुड बी ए। बात समझ में आई जी। चलिए, सो ये हमारा हम देख लेते हैं, ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। The piston and rings are arranged for increasing fuel efficiency. This is a revenue expenditure, deferred revenue expenditure, capital expenditure. Obviously आपको इसके लिए जानकारी होनी चाहिए जी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए रोजाना के खर्चे करने पड़ते हैं, सैलरी देना, रेंट देना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि खर्चा तो नॉर्मल बिजनेस का है, रोजाना वाला है, लेकिन उसका फायदा हमें अल्टीमेटली कई सालों तक मिलता रहेगा। डेफर्ड मतलब फ्यूचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो बड़े बड़े खर्चे हैं जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए किए गए हैं, जिनसे हमें लंबे समय तक फायदा आता है, जैसे कि असेट्स खरीदना। सो असेट्स खरीदना आपका इसका पार्ट आ गया। सो बेसिकली एक चीज और बताऊं, आप असेट खरीदते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक फायदा हो रहा है। कभी कभी करने वाले खर्चे, रोज नहीं होते ये। सो आपने अपने कुछ चीजें अपनी मशीन में लगाई जिनकी उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, तो ये जो है ये बेसिकली आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो शुड बी सी। देखते हैं। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। भगवान की दया है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमारे सारे आंसर सही निकल रहे हैं। अभी तक तो देखिए गिनती भी नहीं है कि आप कितने पैसे जीत चुके हो। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये बोल रहा है, इफ डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन एसएलएम विद कंपैरिजन टू डब्ल्यूडीवी मेथड विल बी। किसका कहने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन रेट अगर सेम है तो एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि एसएलएम पहले लिखा है और डब्ल्यूडीवी, तो ये जो बात है बोलेगा कि ज्यादा है या कम है वो एसएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा। तो ऑप्शन अगर देखें
पहले साल में डेप्रिसिएशन इक्वल होगा, लेकिन आने वाले समय में लेसर होता जाएगा। इक्वल वाली बात ठीक लिखी है, लेकिन लेसर होगा WDV को, और हमें आंसर देना है SLM के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि SLM पहले बोला, इसको इससे कंपेयर करो, है ना। बोलेंगे जी मानिए राम की एज को श्याम की एज से कंपेयर करो, तो राम बड़ा है या राम छोटा है, ऐसे बोला जाएगा। डी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले साल में लेस होगा। भाई सेम डेप्रिसिएशन रेट है, ओरिजिनल कॉस्ट सेम है, एसेट की स्क्रैप वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली पहले साल में तो आंसर सेम ही आएगा। अब अगर बात करें WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसे आप जानते हो कि हर साल डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो वैल्यू बचती है, दैट कैन बी कॉल्ड एज बुक वैल्यू, उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर रेट लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि WDV जो है वो आने वाले सालों में कम होगा। हमें आंसर देना है SLM के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी सी। तो मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि कृपया करके मेरा आंसर ठीक हो जाए। देखते हैं ठीक होता है या नहीं होता। जी बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा, सी बिल्कुल ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वसीम प्लेसेस एन ऑर्डर टू अफरीदी फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये नाम यार सुने सुने लग रहे। हाँ जी सुने यार, ये दोनों तो यार बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। वसीम अकरम साहब, स्विंग का सुल्तान कहा जाता है इन्हें, और हमारे बूम बूम अफरीदी जी। चलिए, वसीम ने एक ऑर्डर प्लेस किया अफरीदी को, जिसकी सप्लाई कुछ सामान की करने के लिए और सामान को भी बनाना है। जब ऑर्डर आया तो अफरीदी ने रॉ मटेरियल खरीदा। अफरीदी कौन है? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है। अफरीदी ने रॉ मटेरियल खरीदा, लेबर लगाई काम पे, गुड्स बनाए और अल्टीमेटली वसीम को डिलीवर कर दिए। सवाल ये है कि आप कब सेल मानोगे? अफरीदी कब बोले कि मैंने ये सामान सेल कर दिया है? ऑर्डर आने वक्त, और गुड्स को प्रोड्यूस करने पर, गुड्स की डिलीवरी करने पर, या रॉ मटेरियल परचेज करने पर? भाई जाहिर सी बात है, ऑर्डर मिला है यार ये गुड्स चाहिए, ऑर्डर मिलना मतलब सेल लिख लोगे क्या? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट आता है बीच में, मेरे को जो है ध्यान में आ रहा है। AS9 हमारे पास है, एक्रूअल कंसेप्ट हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, आप अपना लॉ में पढ़ते हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इन सबके हिसाब से ये बोला गया है कि जब सेल कंप्लीट हो चुकी हो तब मानना चाहिए कि सेल हो गई। अब कब कंप्लीट हुई जी? यार जब तुमने, ये कहा जाता है, जब तुमने अपने सारे सामान के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बायर को ट्रांसफर कर दिए। एंड रिस्क और रिवॉर्ड्स में एक बात तो बहुत ही लाजमी सी है, जब तक पोजेशन नहीं दोगे सामान का, डिलीवरी नहीं दोगे, तब तक भैया काहे के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स? सो ऑब्वियसली डिलीवरी ऑफ गुड्स जब हो जाए तब ये माना जाता है कि सेल हो गई है। सो आंसर शुड बी सी। देखते हैं, चलिए जी बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे, क्योंकि इतने सवाल हमारे सही हो सकते हैं। यही सारी चीजें हम लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। Which of the following share capital is not shown in the balance sheet of a company? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक सी कई बार हमें दिक्कत पहुंचा देते हैं। कौन सा शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, अनइश्यूड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। हमें पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। ये सब्सक्राइब्ड मतलब लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया, हामी भरी कि मैं इतने शेयर लूंगा, आता है जी। ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो हमें ROC से परमिशन लेनी पड़ती है, ये भी आता है। पेड अप शेयर कैपिटल यानी अल्टीमेटली लोगों से कितना पैसा आया, ये तो बिल्कुल आता है। अनइश्यूड शेयर कैपिटल, मैंने कितने शेयर्स इशू नहीं करे, मेरे ख्याल से ये आने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। हम ये जरूर दिखाते हैं कि मेरे पास इतने शेयर थे और उसमें से मैंने इतने इशू करे, इशूड शेयर कैपिटल आता है, लेकिन जो नहीं इशू करे वो नहीं आता। सो द आंसर शुड बी बी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है हम लोगों का, बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब बच्चे कुछ ही भैया कसर इसने पूरी कर दिया। ये क्या होता है जी? कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है बेसिकली भविष्य की लायबिलिटी, इट इज अ फ्यूचर लायबिलिटी। सो क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट,
नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट का मतलब है कि ये हमारी डेट्स, हमने हमें पैसा किसी को देना है, हमने ऐसा नहीं रिकॉग्नाइज कर रखा, तो उनके अगेंस्ट हमारे पास क्लेम है, कंडीशन है कि शायद भविष्य में हमें देना पड़ सकता है, तो ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। गारंटीज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी ने बैंक का लोन ले रखा और मैंने उसके बदले में गारंटी दे रखी है। अब ये भी भविष्य पर है ना, किसी भविष्य में किसी चीज के होने पर जो चीज डिपेंड करे, दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो अगर थर्ड पार्टी कल को नहीं पैसा देगा तो बैंक मेरे को पकड़ लेगा, दिस इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अमाउंट ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर विच इज नॉट डिस्प्यूटेड, एक क्रेडिटर को पैसे देने थे और इसमें कोई शंका भी नहीं है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है, तो भैया ये तो हमारी प्रेजेंट लायबिलिटी है। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, मैं बैंक से बिल डिस्काउंट करा लूं तो मुझे तो हाथों हाथ पैसा मिल जाता है। एट द ड्यू डेट मेरे डेटर को पैसा देना होता है, लेकिन अगर वो डेटर पैसा देने में डिफॉल्ट कर जाए तो बैंक मेरे को पकड़ सकता है, तो इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर मी। तो ऑप्शंस इवैल्यूएट करने के बाद द आंसर शुड बी सी, क्योंकि ये एक प्रेजेंट लायबिलिटी है। चलिए जी, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट, इफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी रिप्रेजेंट्स द लेटेस्ट परचेजेस, द मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉलोड इज, मतलब मेरी क्लोजिंग स्टॉक में वो सारे सामान हैं जो मैंने अभी अभी खरीद रखे हैं। साफ सी बात है, लीफो फीफो सिंपल एवरेज, एवरेज का तो सवाल नहीं उठता, बच जाता है लीफो और फीफो। मेरे अगर अभी अभी खरीदे हुए सामान अगर स्टॉक में है, इसका मतलब है कि मैंने पुराने सामान निकाल दिए हैं। ओल्डेस्ट जो मेरी परचेज है, ओल्डेस्ट जो मेरे स्टॉक है, वो मैंने बाहर निकाल दिए हैं। ओल्ड स्टॉक वेंट आउट। सो बेसिकली पुराने सामान पहले जाने का जो कंसेप्ट है, दैट इज कहता है फीफो। फीफो की फुल फॉर्म क्या होती है जी? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पुराने सामान चले गए हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक में जो सामान बचा है वो लेटेस्ट परचेजेस में से है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है आंसर है हमारा। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसी की कमी थी यार कि हमसे बीआरएस भी पूछ ले, लेकिन ये तो हमें आता है, क्या चिंता है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक नेगेटिव बैलेंस इज 10,500। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब क्लियर नहीं हुआ। 8,250 के हमने चेक अपने बैंक में डाले थे, डिपॉजिट कराए थे, लेकिन क्लियर नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 12,000, हमने चेक काटा था लेकिन अभी तक बैंक ने उसे क्लियर नहीं किया। आपको कैश बुक पे आप खड़े हैं, आपको पासबुक पे पहुंचना है। अब कैश बुक पे आप ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस में है 10,500, 8,250 आप लोगों ने, आप नेगेटिव में ऑलरेडी 8,250 कैश बुक के हिसाब से हैं। अब 8,250 आपने बैंक में डाला, आपने कैश बुक में ऐड कर दिया कि जी मैंने बैंक में डाला, लेकिन बैंक वालों ने अभी एंट्री नहीं करी। कैश बुक बड़ी हुई है, पासबुक कम है, तो आप भी अपनी कैश बुक, आपको कैश बुक को बराबर लाना है पासबुक के। ये बातें ध्यान में रखें, जिससे हम शुरू करने हैं बुक से, उसी को आप चेंज कर सकते हो। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कैश बुक, कैश बुक बड़ी हुई है, पासबुक कम है, तो कैश बुक को भी नीचे ले आए। अगेन ये अमाउंट आपका फिर से माइनस होगा। 10,500 का ओपनिंग बैलेंस था, 8,250 अगेन माइनस होगा। मैंने चेक काटा 12,000, विड्रॉन वाला आइटम है, मैंने तो अपनी कैश बुक में से पैसा काट लिया, पासबुक ने नहीं काटा, तो पासबुक बड़ी हुई है, कैश बुक कम है। अगेन कैश बुक को ऊपर लेके चले जाते हैं। सो एड 12,000। अकॉर्डिंग टू दिस अगर मैं अपना आंसर देखूं तो 10,500, 8,250 ये दोनों हमारे नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस आप लोगों को बचपन से जानकारी है, ऐड हो जाता है 8,250 और 12,000 प्लस में है, लेकिन शुरुआत माइनस से ही है, तो ये तो माइनस हो जाना चाहिए। माइनस प्लस माइनस होता है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 6,750 ओवर आंसर। देखिए माइनस में ही आया, माइनस 10,500, माइनस 18,250, माइनस 18,750 प्लस 12, तो अल्टीमेट तो माइनस में आंसर आया। तो द ओवरड्राफ्ट बैलेंस शुड बी डी, दैट इज 6,750। बिल्कुल सही जवाब है सर हमारा। नेक्स्ट, ये आपका आ गया कंसाइनमेंट। एक्स सेंड्स आउट गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख टू वाई, 2 लाख के गुड्स भेजे, 3/5 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड बाय कंसाइनी फॉर 1,40,000। 3/5 गुड्स बेचे गए, यानी कहीं ना कहीं 2/5 गुड्स अभी स्टॉक में है। लेकिन सवाल क्या है, कमीशन जो वादा किया गया वाई को, वाई मेरा कंसाइनी,
कि तेरे को 2% ऑन सेल्स में कमीशन दूंगा, एक तरीके से ऑर्डिनरी कमीशन है, प्लस साथ में 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स दूंगा लेस ऑल कमीशन एक्सीडिंग कॉस्ट प्राइस। तो आपको टोटल अमाउंट कमीशन बताना जी। ये क्या है, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है? कुछ मुश्किल नहीं है दोस्तों। देखिए, एक तो मैं अपने जो कंसाइनी है दैट इज वाई, उसे मैं कमीशन देने वाला हूं सेल्स का 2%। सेल मेरी 1,40,000 का सामान बिका है, 1,40,000 का 2% की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका 2800। 1% ले आप 2 जीरो हटाते हैं, इंटू 2 कर दिया। सेकंड कमीशन जो नहीं पता तो मैं उसे ले रहा हूं एक्स, सेकंड कमीशन को एक्स। उसके लिए इसने क्या बोला है, 20% ऑफ ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स मेरी 1,40,000 माइनस ऑल कमीशन, यानी पहले वाला भी दूसरे वाला भी। मतलब मैंने एक तो मेरा 2800 पहले वाला कमीशन है और दूसरा एक्स मेरा दूसरा कमीशन है। फिर कह रहा है एक्सीडिंग कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने कितना सामान बेचा है, 3/5 गुड्स। तो बेसिकली 2 लाख का टोटल सामान था, तो आप 3/5 के बराबर ही वैल्यू लिखिए ना। तो 2 लाख डिवाइड इंटू 3/5 अगर मैं कर दूंगा तो ये बेसिकली आपका आ गया 1,20,000। तो यहाँ पे 1,20,000 आप और लेस कर दे। इक्वेशन समझ में आई? 20% ऑफ टोटल सेल्स माइनस ऑल कमीशन, दो ही तो कमीशन है, एक्सीडिंग कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अगर आप करेंगे तो ये आपका पहला इनर पार्ट सॉल्व कर लें। 1,40,000 20/100, 1,40,000 माइनस 2800, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1,20। तो आप अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 1,40 में से अगर आप 2800 लेस कर दें और फिर आप उसमें से 1,20 और लेस कर दें तो ये आपका आ रहा है 17,200। और ये भी माइनस में होगा एक्स, वही माइनस प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स में आ गया। इसको अगर आप सॉल्व करें, 17,200 का 20% ये आपका होगा 3,440 माइनस 20% ऑफ एक्स माइनस 0.20x। ये अगर इधर चला जाएगा तो ये हो गया 1.20x इक्वल टू 3,440। इसे आप सॉल्व कर लें, 3,440 डिवाइड बाय 1.20, 2,867 का मेरा सेकंड कमीशन आ रहा है। अब पहला कमीशन हो गया 2800, दूसरा कमीशन हो गया 2,867, तो मेरा टोटल कमीशन हो गया 5,667 विच इज ए। समझ गए सर? चलिए, सो ए इज आवर करेक्ट आंसर। बिल्कुल ठीक है, हरी बत्ती जल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी से आ गया क्वेश्चन। कंपनी इशूड डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। These debentures are redeemable annual drawings of 20,000, यानी जो डिवेंचर होल्डर्स को पैसे वापस करने हैं वो हर साल 20,000 वापस करने हैं। तो 1,20,000 5 इंस्टॉलमेंट बेसिकली लगेंगे। डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा टू राइट ऑफ देयर डिस्काउंट बेस्ड ऑन डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग ईच ईयर। ये बेसिकली एनुअल लॉट से विड्रॉ हो रहा है, तो हमें 5वें साल में कितना डिस्काउंट हमें राइट ऑफ करना चाहिए ये बताया। अगर आप कंसेप्ट हम ये ध्यान से देखें तो बेसिकली हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट बनाने पड़ते हैं और एक रेशो बनानी पड़ती है। पहले साल में आपका आउटस्टैंडिंग डेट है 1 लाख, आपने 20 दे दिया होगा, तो सेकेंड ईयर में आउटस्टैंडिंग आपका हो गया 80,000। अगेन आपने 20,000 पे कर दिया होगा, तो थर्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 16, पे कर दिया 20, फोर्थ ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 40,000, फिफ्थ ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 20,000। अगर मैं इसकी रेशो बनाऊं तो 5, 4, 3, 2, 1 ये हमारी एक रेशो बन रही है। टोटल आपने डिस्काउंट दिया 1 लाख पे 6%, तो टोटल डिस्काउंट इज 6,000। 6,000 को 5वें साल में कैसे करेंगे? तो रेशो में हमने करना है 5, 4, 3, 2, 1, टोटल इज 15। तो फिफ्थ ईयर का अगर हमें अमाउंट निकालना है तो 6,000 इंटू 1/15, मैंने इसे रेशो में कर दिया बेसिकली। तो 6,000 इंटू 1/15 अगर हम करें तो 6,000 डिवाइड बाय 15 इज बेसिकली 400। तो हमारे पास टोटल 5 सालों में हमें 6,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। हर साल रेशो के हिसाब से होता रहेगा, तो सालाना 6,000 5 सालों के अंत में खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन नॉट शो योर डिस्काउंट एज एन असेट साइड बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द डिवेंचर। डिवेंचर 5 साल के है तो तब तक ही हमारा डिस्काउंट रहने वाला है।
सो आंसर शुड बी ए, दैट इज 400। चलिए मुबारक हो आप लोगों को, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पार्टनरशिप, बड़ा पसंदीदा टॉपिक है हमारा। राहुल एंड बजाज आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1:2। They admitted Birla as a new partner. The new profit sharing ratio is 1:2:3. Find out the sacrificing ratio. बेसिकली राहुल और बजाज पहले दो पार्टनर्स थे, अब एक और पार्टनर आ गया। सवाल यह है कि राहुल और बजाज ने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा बिरला को देने के लिए, तो कितना सैक्रिफाइस किया? आप लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सैक्रिफाइस अगर आपको देखना हो तो ये देख लीजिए, पहले हम कितना कमाते थे, अब हम कितना कमाते हैं। दैट मीन्स ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके आप लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जब ये नहीं दे रखा है कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है, बेसिकली उन्होंने अपनी ही रेशो में सैक्रिफाइस किया होता है। सो द आंसर शुड बी ए। असम्पशन लेनी पड़ेगी ना, या तो देख कितना कितना सैक्रिफाइस किया है, नहीं तो अपनी रेशो में ही किया हुआ, नहीं तो आप ऐसे प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ए शुड बी आवर आंसर। चलिए मुबारक हो जी, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट, सो our next question is which of the following statements is not true। देखिए नॉट वर्ड पर ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जो है ज्यादातर धोखा दे देते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? All personal and real accounts ultimately show some balance। बिल्कुल ठीक बात है जी, लेजर अकाउंट बनाते हैं कुछ ना कुछ तो बैलेंसिंग फिगर बचती है ना। The balance of nominal accounts are transferred to P&L। बिल्कुल ठीक बात है। क्लोजिंग एंट्रीज जो हम रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट दिखाते हैं, अल्टीमेटली वो ट्रेडिंग या P&L में जाता है। रेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये बात तो सरासर गलत है, इसने भैया बात को उल्टा कर दिया। रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है जबकि आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट होता है। लेजर में सारे अकाउंट्स को सेपरेट ओपन किया जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सो इनकरेक्ट इज ऑप्शन सी। देखते हैं, चलिए ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। पार्टनरशिप की अगर बात करें तो दो टाइप की कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में जो हमारा चेंज होने वाली चीजें नहीं होती वही आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सैलरी ऑफ द पार्टनर, ये हर साल की बदलने वाली चीजें हैं, फ्लक्चुएटिंग चीजें हैं। फिक्स्ड में तो आता है कि भाई इतनी पर परमानेंट कैपिटल लगाई, इतनी की परमानेंट विड्रॉल करी। सो अकॉर्डिंग टू मी नन ऑफ द अबव इसमें से नहीं आ, इसमें से आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। देखिए ज्यादातर ये देखा गया एमसीक्यू में कि जिन ऑप्शंस में ऑल ऑफ द अबव होता है, आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। लेकिन आप बिना देखे मत कीजिएगा प्लीज, ऑब्वियसली ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर लगे तो ऑल ऑफ द अबव। ज्यादातर होता है, एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, और ज्यादातर नन ऑफ द अबव नहीं होता। तो भाई धड़ल्ले से कि मेरे इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव कर लो, ऐसा मत करना। सो आप अपनी जो भी आपकी विचारधारा है सारा दिमाग आप लगा लें, आसानी से नन ऑफ द अबव टिक मत करना। कभी कभी बिल्कुल यहाँ पे मुझे फिक्स था तो मैंने आंसर किया है कि नन ऑफ द अबव। चलिए जी बिल्कुल सही जवाब है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये हमारी आज की आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन थी, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर करके आप लोगों को ये प्रदर्शित करने की कोशिश करी है कि हमें सीपीटी कैसे हमें अप्रोच करना है, एमसीक्यू को बेसिकली हमने कैसे अप्रोच करना है। तो आज के हमारे सारे जवाब सही थे, तो अल्टीमेटली मैं 5 करोड़ रुपए जीत गया। ठीक है जी, अब मैं बंगला बनाऊंगा अपना। तो आप लोगों को आने वाले जो दिसंबर 2016 में एग्जाम्स हैं या उसके आने वाले एग्जाम्स पे भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी मेहनत बिल्कुल भी कमी ना डालें। देखिए कहते हैं मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, तो उस पर ध्यान दीजिए। आपको इंस्टीट्यूट से जो भी मॉड्यूल मिले हुए हैं, जहां पर आपने पढ़ाई करी है, जो आपके पास है, आप सीपीटी का एक ही मूल मंत्र है, एमसीक्यू का एक ही मूल मंत्र है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। बाकी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ तक्षशिला लर्निंग, ये आपको तक्षशिला लर्निंग की तरफ से आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करी है, तो आप लोग इसको जरूर देखें, इसको सब्सक्राइब करें। तो अब और आपको हमसे भी अगर कोई डाउट आपको पूछना है, आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर फ्रीली अवेलेबल है, ऑनलाइन तरीके से या बाय कॉल, आप जैसे चाहें, बाय व्हाट्सएप आप जैसे चाहें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम लोग आपका जरूर इंतजार कर रहे हैं, डाउट्स आंसर करने के लिए ही हमारा ये काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, और आने वाली मंजिलें आप छुएं, सबसे पहले सीपीटी क्लियर करें और आगे बढ़े,
इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। अब हमारी मुलाकात जल्द ही कुछ अगली वीडियो के साथ, अगले सीपीटी टिप्स के साथ जरूर होगी। थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.